अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक नए मौज़ू के साथ, नई मालूमात के साथ। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। जो मौज़ू मैंने आज मुंतखब किया है वो है ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट एप्लीकेशंस। तो आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि ये ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशंस होती क्या हैं? ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी वजह से कनाडा से अंदर रहते हुए इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनके साथ काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं अगर वो वहाँ जाकर अपने जो भी उनका मुल्क है वतन है, वहाँ जाकर अगर करेंगे तो उनको काफ़ी दिक्कत पेश आएगी। तो वो यहाँ से एक एग्ज़ेम्पशन या इस्तिस्ना माँग रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन से कि उनको कनाडा में रहते हुए इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए परमानेंट रेज़िडेंसी या वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए इजाज़त दें। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक सॉर्ट ऑफ साइड की पतली गली है या चोर दरवाज़ा जिससे कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये ख़ास-ख़ास लोगों के लिए जिनको मुश्किलात दरपेश हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है और वैसे देखिए इमिग्रेशन जो है इसमें तो जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट है या उसके रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से जो कैटेगरीज़ हैं उन्हीं के हिसाब से लोग आ सकते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री है, चाहे फैमिली क्लास है, बिज़नेस क्लास है जो जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, राइट? रेफ्यूजीज़ हुए वगैरह-वगैरह। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एक ऐसा इंसानी हमदर्दी का एक ज़रिया है जिसकी वजह से हमेशा से कैनेडियन इमिग्रेशन ने उन लोगों के लिए जिनको मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, उनके लिए एक समझ लें कि सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है। अब किस-किस तरह के लोग ये वाले केसेज़ अब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहूँगी। देखिए उनमें जो रेफ्यूजी क्लेमेंट्स हैं, वो नहीं कर सकते, उनको 1 साल के लिए वेट करना होता है जब तक कि उनका नेगेटिव डिसीज़न अगर आ जाए। पॉज़िटिव आएगा ज़ाहिर है वो तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ़ौरन, लेकिन अगर रेफ्यूजी क्लेमेंट्स जो हैं, उनके पास नेगेटिव फ़ैसला होता है उनका, तो उनको 1 साल तक इंतज़ार करना होगा ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। और ये है कि किसी और ने एक और एप्लीकेशन डाली हुई है तो दूसरी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट के लिए, ठीक है? और इसके अलावा आप जो भी आप कह रहे हैं कि आपको मुश्किल दरपेश है, तो आपको उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूर है मुहैया करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस लिख दिया, नहीं। ऑफ़िसर के सामने अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं वापस जाऊँगा तो मेरे पास मुझे टारगेट किया जाएगा, ये रेफ्यूजी केस का होता है बेसिकली और वो पर्सनलाइज़्ड रिस्क है यानी आपको ख़ास तौर पर आपको ही रिस्क है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन जो है वो एक थोड़ा-सा उसमें ज़रा-सा डिफ़रेंस है, वो ये कि आपके लिए जो ख़ास तौर पर आपको टारगेट किया जाए वो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे ग्रुप में हैं और उसमें आपके ग्रुप को भी वही खतरा है जो आपको हो सकता है, तो फिर डेफ़िनेटली आप उसको एज़ अ रीज़न यूज़ कर सकते हैं और एक नहीं ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट में आप कई रीज़न्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कोई मेरे पास क्लाइंट आता है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भई आपको उनका हम लोग केस असेस करते हैं सबसे पहले। हम लोग देखते हैं कि भई किस तरह का केस है? क्या मतलब कोई इसमें गुंजाइश है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि बस किसी और कैटेगरी में नहीं हो रहे हैं तो भई आप हमारा एचएनसी कर दो क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, आप बताइए आप इसमें एचएनसी डाल सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको अच्छी तरह से उस केस का तज्ज़िया किया जाए। जो भी मेरे सामने क्लाइंट आते हैं मैं उनसे इतने सवालात करती हूँ कि आप मुझे बताइए क्यों? क्या आपके पास कोई बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है? क्योंकि ये वाली जो एक शिक है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड या बच्चे की बहबूदी, वो बहुत टॉप प्रायोरिटी रखती है और किसी भी वजह से अगर जो भी बच्चा चाहे वो ओवरसीज़ हो या कनाडा में हो, उसको आपके वापस जाने की वजह से कोई मुश्किल दरपेश आएगी, तो वो वाला पॉइंट जो है ऑफिसर्स टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं यही पूछती हूँ, आपके कोई ऐसा है कि बच्चे बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ या वहाँ, ये एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशन के लिए। और अ, एक मैं जस्टिस अहमद का हवाला देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा एक तरह से बयान किया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशंस हैं, उसमें एक जो मुश्किलात का
सिर्फ़ मुश्किलात का होना इनफ नहीं है, बल्कि ऑफ़िसर को ये देखना चाहिए मुकम्मल तौर पर एक जो केस है, उसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए हर किसी की सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। कहीं न कहीं एक डिफ़रेंस होता है, चाहे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ मैंने इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका कैरेबियन और जितने ममालिक हैं उनसे मैंने जो एल्डरली विडोज़ या उम्र रसीदा बेवा ख़वातीन का मैंने काफ़ी किया है। लेकिन हर किसी के जो बैकग्राउंड था या उनकी जो एक दास्तान थी, वो मुख्तलिफ थी। तो किसी में ये था कि और ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही गरीब हो। मैंने ऐसे ख़वातीन का भी किया है, बेवा ख़वातीन का, कि जिनके पास बेइंतहा पैसे थे और उनके बच्चे आपस में जायदाद के लिए लड़ रहे थे और कोई उनको स्पॉन्सर इवन वो कनाडा में थे, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था। तो जब उनका ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट किया इस रीज़न पर, तो माशाल्लाह से उनका हो गया। तो कई कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हर केस चाहे मिलता-जुलता भी हो, उसमें कुछ न कुछ ट्विस्ट या ज़रा-सी भी तब्दीली ज़रूर होती है। तो फिर अहम चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन राइट? उसमें एक तो ये है कि आप कनाडा में कितने सालों से हैं। अगर कोई बहुत सालों से कनाडा में मौजूद है, तो उसके लिए जैसे मिसाल के तौर पर 5-6 साल मैं कहूँगी कम से कम अगर हैं, तो कुछ ना कुछ कम्युनिटी की टाइज़ भी आपकी बन जाती हैं। अगर आप चाहे मज़हबी ना भी हों, फिर भी आपकी मस्जिद से, कम्युनिटी सेंटर से या जो भी आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाह है, वहाँ से कुछ ना कुछ आपका लिंक भी होता है। तो ये एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एस्टेब्लिशमेंट इससे प्रूव होती है कि आपके कनाडा में आपका इस्तेहकाम है। अगर आप एक ही पते पे कई सालों से रह रहे हैं, वो भी आपके लिए अच्छी तरह से पेश किया जा सकता है कि देखें या जॉब कर रहे हैं। अब जॉब के मौज़ू पे ये कहना चाहूँगी मुझे पता है कि अगर किसी के पास क्योंकि एज़ अ विज़िटर तो आप काम नहीं कर सकते और जो लोग अंडरग्राउंड होते हैं या उनके पास कोई स्टेटस नहीं होता, तो ज़ाहिर है उनको जॉब मिलने में दिक्कत होती है, मिल भी जाती है तो कैश पे मिलती है और एम्प्लॉयर कोई ज़्यादा मदद भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो नहीं सामने आना चाहते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज़ लॉन्ग एज़ अगर आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप इल्लीगल काम करें, नो मैं उनका बता रही हूँ जिन्होंने किया हुआ है और जो एचएनसी एप्लीकेशन में अपना बताना चाह रहे हैं क्या उन्होंने पास्ट में काम किया है, तो हम वो वाली जो सबूत है, वो भी हम फ़राहम कर सकते हैं, ठीक है? और फिर ये भी कि अगर आप वापस जाएँगे तो जो आपका वतन है वहाँ पे अब क्या हालात हैं? जब आप आए थे हो सकता है हालात सही हों, अब हो सकता है हालात में तब्दीली आ गई हो, आप वापस जाएँगे तो वहाँ पे क्या होगा? क्या खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा मेडिकल इश्यू है कि जिसका इलाज मुआलजा या अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? या कोई खुदा ना ख़ास्ता मेंटल इलनेस का है या अब्यूज़ का केस है? बहुत सारी इसमें चीज़ें कवर होती हैं। तो क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? मैंने रिसेंटली एक माँ का केस किया था जिसका बच्चा यहाँ पे पढ़ने आया हुआ था और वो मेंटली इल था। तो अब जिस जगह से वो आए हुए थे कैरिबियन के एक आइलैंड से, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कनाडा में मौजूद हैं। तो हमने उनका माँ का केस किया और माशाल्लाह से उनका भी केस मंज़ूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और उसमें हमने साइकियाट्रिक जो रिपोर्ट्स होती हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस होते हैं, वो लगाए और माँ बच्चे के साथ-साथ किस परेशानी से गुज़री है, उनका भी हम लोगों ने एनालिसिस लगाया, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लगाई, साइकोलॉजिकल उन बच्चे का भी रिपोर्ट्स वगैरह जो थी और क्या-क्या वो मेडिकेशन ले रहा था, ये सब हमने लगाई। तो देखिए हर केस में एक डिफरेंट ट्विस्ट है। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि फैमिली वायलेंस है बैक होम जाने का इसलिए उनको डर है, तो वो इ इवन दो ये थोड़ा-सा रेफ्यूजी का टॉपिक है, रेफ्यूजी केस का, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इस तरह के आपके पास कोई रीज़निंग है या वजूहात हैं, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट में। एक बात ये भी हो सकती है कि आप कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और आपके पास स्टेटस नहीं है कनाडा में और लेकिन आपने यहाँ पे अपने एक तरह से ज़िंदगी यहाँ पे मुस्तहकम कर ली है और आप अगर यहाँ से छोड़ के जाएँगे तो एक तो जो बैक होम आप लोगों को मदद कर रहे हैं पैसे से अपने जॉब करके, वो रुक जाएगी, वो भी एक पहलू देखा जाता है। तो और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफ़िसर ये देखे कि आप वापस जाके कितनी जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएँगे।
اور وہ आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है? तो कोई भी ऐसी ख़ास वजह जिसकी वजह से आप समझते हैं, आपको अपने बारे में ज़्यादा मालूम होगा या आपसे मतलब जो भी ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट का एप्लीकेशन दाखिल करना चाहे, कि आपके लिए कौन-सी ख़ास वजूहात हैं, जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, ठीक है? और जैसे कि मैंने पहले कहा कि किस वजह से आपने यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की है कनाडा में क्यों? वो रीज़न भी बहुत ज़रूरी है और एक और चीज़ आपके पास पैसे से आपने कैसे आपके पास साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि नहीं? यानी आपने जो पैसे कमाए उसको आपने सही से खर्च किया और आपने अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड किया अच्छे से और दूसरी बात ये है कि आप आपने क्या अगर आपकी ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है, तो क्या आपने ईएसएल या इंग्लिश एज़ अ सेकंड लैंग्वेज लेने की कोशिश की, क्लासेस लेने की कोशिश की या अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की, अपने तालीम को, अपने जो भी स्किल है, आपके पास महारत है, क्या आपने कोई कनाडा में रहते हुए कोई महारत सीखी या ऐसा वर्क एक्सपीरियंस या काम का तजुर्बा हासिल किया, जिसकी वजह से आप कैनेडियन सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, अपने आप को भी, कैनेडियन सोसाइटी को भी। एक और चीज़ जो है वो वॉलंटियरिंग, चाहे वो कम्युनिटी की हो, चाहे वो आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप या इबादतगाह की हो किसी भी तरह से आपने कैनेडियन सोसाइटी में किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया है या हिस्सा लिया है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन आपके एप्लीकेशन को मज़बूत बनाती हैं, ठीक है? और आपका कनाडा में आपका रिकॉर्ड कैसा है? आपका, आपकी फैमिली का? क्या नो क्रिमिनल रिकॉर्ड बाज़ क्रिमिनैलिटीज़ जो हैं वो तो बिल्कुल ही आउट हैं, सेक्शन 34, 35, 37 लेकिन जो हेल्थ रिलेटेड है, वो इसमें अलाउड है, सेक्शन 38 तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि एक तो ये है कि नंबर 1 आप कितने सालों से दोबारा से मैं एक सारी बातों का जो मैंने कहा है अहाता करना चाह रही हूँ, कि आप कितने सालों से हैं कनाडा में और किस वजह से आप कनाडा में आए और आपका आपकी वजह क्या है? असल जो है रीज़न ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट एप्लीकेशन का वो ये है कि आपका असल रीज़न या वजह क्या है? क्यों आप रहना चाहते हैं, राइट? तो और क्या आपने किसी और एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है? अगर नहीं तो उसके लिए हम फिर रिकॉर्ड मँगा लेते हैं एटिप करके एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, ठीक है? और अगर कोई मेरे पास आता है कि हम हमारी एजेंसी आप डालें, तो मैं सबसे पहले ये असेस करती हूँ कि हो सकता है कि वो किसी और कैटेगरी में फिट हो रहे हों, राइट? तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पहले मैं ये असेस करूँ कि जो मेरे सामने क्लाइंट बैठा है, क्या उसका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में हो सकता है? अगर उन्होंने यहाँ पे लीगली काम किया हुआ है, मतलब और कैटेगरीज़ भी देखकर। कुछ लोग डाउन द रोड यहाँ पे शादी कर लेते हैं और तो उनका तो एक ज़ाहिर है, वो तो फिर एक दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अभी स्टेटस में हैं और वो चाह रहे हैं कि एजेंसी दाखिल करें। तो मैं उनसे तमाम उनकी चाहे वो यहाँ उनके वतन में जहाँ से भी वो हैं, उनकी पूरे काम की हिस्ट्री, एजुकेशन हिस्ट्री वगैरह सबके बारे में बहुत डिटेल में पूछती हूँ। और ये भी देखती हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा है रेड फ्लैग जिसकी वजह से उनका केस नामंज़ूर होने के चांसेस हों। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से यहाँ पर अंडरग्राउंड हैं क्योंकि बाज़ लोग सब कश्तियाँ जलाकर आते हैं और वो वापस जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए बैक होम कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए वापस जाना ये सवाल है ही नहीं। तो मैं उनसे ज़रूर ये उनको एक तरह से बताती हूँ, एक तरह से वार्न करती हूँ कि देखिए अभी तक तो आप अंडर द रेडार थे। अब जो है आप सीबीएसए या इमिग्रेशन के सामने एकदम आपको सिल्वर प्लेटर में हम पेश कर रहे हैं। तो अगर उनका कोई पहले से कोई रिमूवल ऑर्डर जो था अभी भी मौजूद है, तो वो एक्टिवेट हो सकता है और एजेंसी जो है ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट वो उनके रिमूवल ऑर्डर को या उनके डिपोर्ट होने को रोक नहीं सकता। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही एप्लीकेंट्स या जो भी क्लाइंट है अगर वो फैसला करेंगे, तो वो उनका बहुत सही फैसला होगा
کہ آیا وہ چاہتے ہیں یہ والی ایپلیکیشن ڈالنا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے سامنے کچھ ڈاکیومنٹس بتاؤں گی کہ اس میں آپ کو ظاہر ہے برتھ سرٹیفکیٹ، میرج کامن لاء سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ چاہیے اور دوسری چیزیں والنٹیئرنگ کی اور کمیونٹی میں انوالومنٹ کی یہ تمام ڈاکیومنٹیشن ضرور چاہیے ہوتی ہے، سائیکولوجیکل رپورٹس چاہیے ہوتی ہے اور جو بھی آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کے حساب سے مجھے پروف چاہیے جو کہ آفیسر کو پروف چاہیے اور سب سے اہم ترین جو چیز جو میں شامل کرتی ہوں اپنے ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ ایپلیکیشن میں وہ ہے جو ایپلیکنٹ ہے اس کا حلفیہ بیان، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ ایپلیکیشن اگر ریفیوز بھی ہو جاتی ہے تو اگر ہم فیڈرل کورٹ جائیں گے تو یہ جو حلفیہ بیان ہے یہ سمجھ لیں کہ بالکل زبردست طریقے سے ان کی کہانی سنائے گا جج کو، تو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ڈیٹیلڈ، اور اس کو میں حلفیہ بیان کے طور پر سوون اسٹیٹمنٹ کے طور پر شامل کرتی ہوں تاکہ آفیسر کے سامنے ایک کہنا چاہیے کہ انہی کی زبانی پورا کا پورا ان کا کیس سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فارم سارے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پھر اس کے بعد اپنا جو ڈیٹیل میں سبمیشن سمجھ لیں یا جو ایک لیٹر ہوتا ہے وہ میرا جو اس میں تمام چیزیں ون بائی ون جو بھی ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرتی ہوں، اگر چھوٹے بچے انوالو ہیں یا مائنر بچے اس میں انوالو ہیں ان کا ذکر یا بیک ہوم جانے کی مشکلات یا اور کسی بھی طرح کی ہارڈ شپ جو اس کیس سے خاص متعلق ہوتی ہے اس کو میں خاص پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے بولڈ کر کے اپنے جو کور لیٹر آپ کہہ لیں سبمیشنز کہہ لیں ان میں ڈالتی ہوں تاکہ وہ بالکل سمجھ لیں کہ اور پھر جو بھی ڈاکیومنٹس میں نے ساتھ لگائے ہیں ثبوت کے طور پر ان سب کو میں ایک فہرست ان کی ساتھ لگاتی ہوں تاکہ آفیسر کے سامنے پورا کا پورا کیس ایک دم کہنا چاہیے پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے تاکہ ایک نظر میں وہ دیکھ لے ہم نے کیا کیا لگایا ہے اور اس کو بھی سہولت ہوگی کیونکہ ہر آفیسر کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، ایک ایپلیکیشن کے لیے ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کیس کو بہترین طریقے سے پیش کریں تاکہ جب وہ دیکھیں گے کہ اچھا لکھا ہوا سبمیشنز ہے اور تمام جو بھی چیزیں شامل کی ہیں ان کی فہرست ان کے سامنے ہے تو ایک نظر میں ان کو اندازہ ہو جائے گا، اتنے ماہر ہوتے ہیں یہ کہ نا یہ کیس معاف کیجیے گا کیس کوالیفائڈ ہے یا نہیں، تو ذمہ داری جو ہے ہم دونوں پہ ایک طرح سے عائد ہوتی ہے، جو ایپلیکنٹ ہے ان پر بھی اور جو کام کر رہا ہے ان پر بھی۔ ایپلیکنٹ پہ یہ ہے کہ جو ہم آپ سے ڈاکیومنٹیشن مانگ رہے ہیں آپ ہمیں فراہم کر رہے ہیں کہ نہیں صحیح وقت پر، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ڈاکیومنٹیشن کو کس طرح سے آفیسر کے سامنے پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو کئی کیسز ہیں جو سوری جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی کہ جو میں نے کیے ہوئے ہیں پاس میں کہ اسٹوڈنٹ جیسے کینیڈا آیا لیکن اس کے پاس تھوڑے دنوں کے بعد پیسے ختم ہو گئے اور پھر وہ آگے اپنی تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکا تو اس کے لیے میں نے اپلائی کیا، ماشاءاللہ سے اس کا ہو گیا۔ ایک اور فیملی ایز اے اسٹوڈنٹ آئی 5 کی فیملی اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ لوگ کنٹینیو نہیں کر سکے کیونکہ فیس بہت ہائی تھی، تو انہوں نے ان کا بھی کیس میں نے کیا بیسٹ انٹرسٹ آف چلڈرن کیونکہ ان کے ساتھ چھوٹے بچے تھے اور وہ یہاں پہ 7-8 سالوں میں کافی وہ بچے ایک طرح سے ان کی لائف یہاں سیٹ ہو گئی تھی اور واپس جانے کا ان کے لیے اور وہ تعلیمی مواقع وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو وہ میں نے کیس کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور کیس جو میں نے کیا ہوا تھا وہ تھا اسپاؤزل اسپانسرشپ کے حوالے سے کہ ان کے جو شوہر تھے جن کا میں نے کیس کیا تھا وہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا، وہ ڈپورٹ ہو گئے تھے پہلے اور اسنیک ان کر لیا تھا اور کیس آلموسٹ ان کا سمجھ لیں ریفیوز ہونے والا تھا، پھر ہم نے ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ ان کے لیے ڈالا اور الحمدللہ ان کا کیس ایکسیپٹ ہو گیا۔ ایک اور جو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک مینٹلی ال اسٹوڈنٹ کا، ان کی ماں یہاں پہ ان کی ٹیک کیئر کرنے آئی اور ان کا بھی ہم لوگوں نے کیا تو اللہ کا شکر ہے ان کا بھی کیس اپروو ہو گیا۔ تو ایک اور جو کیس ابھی ریسنٹلی میں نے لاسٹ ویک ہی بھیجا ہے
وہ ایک नौजवान बेवा का था जो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई वर्क परमिट पर, यहाँ पर उनका केस था और उनके हस्बैंड ट्रक चलाते थे, एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। छोटे बच्चे के साथ वो यहाँ आई और 4-5 सालों में जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर की, कम्युनिटी सपोर्ट के साथ, तो उनका केस भी हमने दाखिल किया हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको जो मिसालें दी हैं, वो 4-5 मिसालें दी हैं, लेकिन हर केस मुख्तलिफ होता है। लेकिन लुब्बे-लुबाब क्या है कि अगर आप वापस जाएँगे तो आपको क्या मुश्किलात दरपेश होंगी, राइट? तो उम्मीद है आपको तमाम जो मैंने मालूमात दी हैं वो पसंद आई होंगी और इनसे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप जानते हैं ऐसे आपके रिश्तेदार हैं, कोई आपके दोस्त हैं जो कनाडा में हैं और वो चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट के तौर पर अपनी फ़ाइल जमा कराना, तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि राइट अवे मैं उनको बता दूँ, ज़ाहिर है हम लोग एक कॉन्फिडेंशियल असेसमेंट उनका करते हैं और फिर देखते हैं कि उनका केस ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट पर क्वालिफ़ाई करता है कि नहीं। अगर करेगा, इंशाअल्लाह फिर हम आपको बता देंगे कि हाँ, बिल्कुल ही केस हो सकता है, नहीं हो सकता तब भी बता देंगे। लेकिन आप राब्ता ज़रूर कीजिएगा 905-513-0012 पर, 905-513-0012 पर। इंशाअल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी नए मौज़ू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।